दोस्तों, मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाश का जवाज़ वो आसमानी सहीफ़ों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम मुझे हरनाम की हवेली तक पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं, हम हरनाम के मेहमान भी रह सकते हैं। अशोक की आंखों में चमक सी आ गई। रात गुजार लो, सुबह ही सुबह निकल चलेंगे। अब शायद यहाँ रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि वह औरत हरनाम सिंह की कैद से फरार हो जाए। हरनाम सिंह की कैद से फरार होना बहुत मुश्किल है। नहीं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वो नागन का रूप धार कर बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। राहील ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मुझे यकीन है कि वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अगर वो मेरी दोस्त, मेरी महबूबा है, तो हमारा ये मिलन आखिरी मिलन होगा, इंसानों की जून का आखिरी मिलन, आखिरी मिलापे संगम। आपकी महबूबा तो नशीन है, अशोक मेहता ने फंसी फंसी आवाज में कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जब तक मैं इंसान हूँ, नौशीन मेरी महबूबा है, लेकिन जब मैं सांप बन जाऊँगा तो देवी आपकी महबूबा बन जाएगी। हरनाम सिंह की कैद में मौजूद हसीना, क्यों यही कहा है ना आपने? शायद मैंने यही कहा है, राहील ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। और मैं तो नशीन को भूल ही गया था, वो मेरे साथ ही आई थी। अशोक देखो बाहर कहीं वो दरवाजे के पास ही ना खड़ी हो। अशोक जल्दी करो, खतरे में ना हो। राहील हज़ियानी अंदाज में कहता हुआ खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ, आप बैठें, अशोक मेहता ने बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। अगर नौशीन को कुछ हुआ तो मैं। अशोक के जाने के थोड़ी देर बाद राहील बड़बड़ाते रुक गया और उसने अशोक को वापस आते हुए देख लिया था। आ जाओ नौशीन, अपनी आंखों से देख लो प्रोफेसर को, अशोक मेहता ने कमरे में पहुंचकर कहा। राहील, नौशीन बेडरूम के दरवाजे ही से चीख पड़ी और फिर वह दूसरे ही लम्हे वो राहील से लिपटी गहरी गहरी सांस ले रही थी। क्या तुम अंदर आने के बाद मुझे भूल गए थे? हाँ, मैं तुम्हें भूल गया था, बेज़ाहिर भूल ही गया था। बैठ जाओ नौशीन, अशोक मेहता ने कहा। मैं चाय का इंतज़ाम करता हूँ। जब अशोक मेहता कमरे से बाहर निकल गया तो राहील ने सरगोशी की। क्या रहा? मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। किसी ने तुम्हारा ताक़ब तो नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि ताक़ब में कोई नहीं था। नौशीन ने कहा कि अब क्या प्रोग्राम है? बस यहाँ से निकल चलें, राहील ने कहा। और मेरा ख्याल है कि अशोक मेहता चाय लाने के बहाने किसी को फ़ोन करने गया है। मैं चाहता हूँ कि जाने से कबल उसे कुछ सबक भी दे जाऊँ, ताकि दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश ना करे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि उसके घर ना चलें, लेकिन तुम। मेरा ख्याल है कि दुश्मन के घर आज खुद अचानक पहुंच जाएं तो थोड़ी देर तक उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वह सब कुछ भूल जाता है। अशोक भी मेरे आने के बाद सब कुछ भूल गया। दूसरे भी ये नहीं सोच सकते कि मैं अशोक के घर पनाह लेने जा सकता हूँ, और इसलिए हम यहाँ दूसरी जगह से ज़्यादा महफूज हैं। और अगर अभी अशोक ने फ़ोन कर दिया तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग किसी न किसी की कैद में होंगे। ये तो अशोक के आने के बाद ही मेरे इल्म में आएगा कि उसने किसी को फ़ोन किया भी है या नहीं। अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो हम लोग यहाँ रात का बाकिया हिस्सा गुजार सकते हैं। मेरा ख्याल है तो यहाँ रहना ठीक। अशोक को आते देखकर नौशीन ने फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। चाय मुझे खुद बनानी पड़ी, अशोक ने ट्रे छोटी मेज़ पर रखते हुए कहा। लेकिन चाय मैंने ज़बरदस्त बनाई है, लेकिन 2 प्याली। प्रोफेसर ने चाय पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। हाँ, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें पीनी पड़ेगी। प्रोफेसर ने एक कप उठाकर अशोक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अपने देवता के हाथ से 1 कप चाय ज़रूर पी लो। मैं तो चाय, इसे पी लो वरना मेरा जहर तुम्हें पीना पड़ेगा, राहील ने फूंकारने वाले अंदाज में कहा। इसे पी लो, तुम मरोगे नहीं, सिर्फ बेहोश हो जाओगे। तुम ज़बरदस्ती पी लो वरना मैं तुम्हारी गर्दन पर काट लूँगा, प्रोफेसर ने कहा। तुम जानते हो कि आकाश पर चंद्रमा चमक रहा है और इस समय मेरे दांतों में जहर उतर आता है।
अशोक मेहता ने बेबसी से राहील की तरफ देखा और चाय का कप उसके हाथ से लेकर लबों से लगा लिया। वो अभी मरना नहीं चाहता था। वो जानता था कि ये एक कप चाय उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बेहोश रखेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि प्रोफेसर उसे दूसरा कप भी पीने पर मजबूर करेगा। चाय का दूसरा कप खाली करने के बाद राहील ने कहा, अब सुकून से सुबह तक सोते रहो, हम भी आराम करना चाहते हैं। 2 रातों से चंद घंटे भी नींद नसीब नहीं हुई। अशोक मेहता ने अपनी बंद होती हुई आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए कहा, और मेरे घर से बाहर तुम्हारे लिए खतरात ही खतरात हैं। तुम तो सो जाओ, खतरात का मुकाबला करना मुझे आता है। राहील ने नौशीन को कमरे से बाहर निकलने का इशारा करते हुए कहा। प्रोग्राम में कोई तब्दीली तो नहीं हुई? नौशीन ने बेडरूम से बाहर आने के बाद पूछा। नहीं, प्रोग्राम जूं का तूं है। इस शहर से दूर ही हमें अमान मिल सकती है। अगर सरवर नदीम से मुलाकात हो जाती तो मैं चंद दिन और इस शहर में रह लेता। वह अचानक ही मुल्क से बाहर चले गए। उनके बाहर जाने की इतला सिर्फ करमानी भाई को थी। कार की टैंकी तो भरी हुई है ना? हाँ, बस अब यहाँ से निकल चलो। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर सस्ता लें। सुबह की रोशनी फूटने ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। फिलहाल तो यहाँ कोई खतरा नहीं, प्रोफेसर राहील ने कहा। वो दोनों बातें करते हुए ड्राइंग रूम तक आ गए थे। 1 घंटे तक वो दोनों मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करते रहे और फिर मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुए तो नौशीन ने कहा, अगर चाय बना ली जाए तो क्या हर्ज है? नहीं, चाय रास्ते में ही कहीं पी लेंगे। घर से बाहर निकलने के बाद राहील ने दरवाज़ा इस अंदाज में बंद किया कि देखने वाले को लगे जैसे अंदर से बंद किया गया है। कार नौशीन ने अशोक मेहता के मकान से थोड़े फासले पर वाक़या एक मकान की दीवार के साथ लगाकर खड़ी की थी। दूर से देखने वाले उसे मालिक के मकान ही की कार समझते और इस कार का इंतज़ाम नौशीन ने खुद ही किया था। उसकी एक मुखलस सहेली ने गुज़श्ता दिनों ही यह कार खरीदी थी। ड्राइविंग सीट पर मैं बैठूंगा। राहील ने नौशीन का जुमला पूरा नहीं करने दिया। मेरा ख्याल है कि नेशनल हाईवे ज़्यादा महफूज है। हम उसी रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। राहील ने कार स्टार्ट करके उसे रोड पर लाते हुए कहा। नौशीन राहील के बराबर वाली सीट पर बैठी थी। शहर के हदूद के अंदर तो हमारे लिए किसी न किसी मोड़ पर खतरा मौजूद होगा, लेकिन शहर से बाहर होते ही हम खतरा से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा ख्याल गलत है प्रोफेसर, खतरा तो तुम्हारे साथ ही चल रहा है। पिछली सीट से सरगोशी उभरी। कौन हो तुम? प्रोफेसर ने कार की रफ्तार में इजाफा करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचान लिया प्रोफेसर? तुम्हारे सवाल में बनावट ही बनावट है। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अपना नाम बता देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है यांग लाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ठीक है, तो फिर अपनी महबूबा की ज़िंदगी चाहते हो तो सिमतें मैं बताता रहूँगा, कार तुम चलाते रहो। नौशीन खौफज़दा ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो कम हिम्मत और बुज़दिल नहीं थी। अगर प्रोफेसर राहील यांग से निमटने के लिए कुछ करता तो वो उसका साथ ज़रूर देती। मैं समझ रहा था कि अशोक ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, राहील ने धीमी मगर वाज़े आवाज़ में कहा। तुमने ठीक ही समझा था, उसने बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। वो अपने ही तौर पर कुछ करना चाहता था। वो तुम्हारे बेहोश होने के बाद मुझे इतला देता, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मैंने उसके बेडरूम और ड्राइंग रूम में ऐसा इंतज़ाम किया है कि वहाँ की हर कार्रवाई की इतला मुझे मिल जाती है। मुझे तुम तक पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर हुई क्योंकि मैं घर पर नहीं था। जब वापस आया तो मैंने चलते हुए कैसेट को वापस घुमाकर सुन लिया। बस फिर मैं फ़ौरन ही घर से चल पड़ा। ये तुमने ठीक किया, तुम्हें जिंदा शहर में छोड़ जाने का मुझे अफसोस ही रहता। राहील ने कार को एक जैली कार सड़क पर टर्न देकर पूरे ब्रेक लगाकर कहा। ये क्या कर रहे हो? यांग ने झटके से संभलने की कोशिश करते हुए कहा। इतनी देर में राहील ना सिर्फ कार से बाहर आया बल्कि यांग की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर भी खींच लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, राहील ने एक हाथ यांग की गर्दन पर जमाते हुए कहा। यांग ने बड़ी फुर्ती से राहील के दूसरे उठते हुए हाथ से बचना चाहा, लेकिन बच नहीं सका। दूसरे हाथ ने उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया और उसके लड़खड़ाते ही राहील ने पूरी कुव्वत से घुटना उसके दोनों रानों के दरमियान मारा और फिर उसे छोड़कर ड्राइविंग सीट की तरफ खुले दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठने और दरवाज़ा बंद करके कार आगे बढ़ाने में सिर्फ चंद लम्हे लगे थे। नौशीन कार से नीचे उतरी थी, वरना राहील के लिए एक मसला खड़ा हो जाता। उजाला अभी पूरी तरह फैला नहीं था
اور نہ ہی سڑکوں پر آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جس ذیلی سڑک پر راہیل نے کار روکی وہ تو دور دور تک سنسان پڑی تھی۔ مین روڈ پر آنے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ ہم لوگ جس سمت جا رہے ہیں اس سمت تو نیشنل ہائی وے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوشین نے کہا، اور اتنی دیر میں وہ راہیل کو جنونی انداز میں کار چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، راہیل نے پیچھے بھاگتے ہوئے سڑک پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، اب ہم سپر ہائی وے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ پہلے تو تم نے نیشنل ہائی وے کہا تھا، لیکن یانگ لائی نے بھی سن لیا۔ اب اس سمت جانا ٹھیک نہیں۔ ٹھٹھا میں ہمارے عزیز ہیں، نوشین نے کہا، ہم لوگ ان کے گھر ٹھہر جاتے۔ سپر ہائی وے پر حیدرآباد سے پہلے کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ہم لوگ ٹھہر سکیں۔ حیدرآباد میں کون ہے؟ حیدرآباد میں کوئی عزیز نہیں، لیکن ہوٹل تو ہیں۔ نوشین نے دبی دبی آواز میں کہا، میرے کوئی دوست ہیں حیدرآباد میں۔ راہیل نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی دوست یا عزیز کے گھر ٹھہرنا ہمارے لیے ہی نہیں، ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ یہ شہر بہت بڑا ہے جسے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے دشمن بھی بہت طاقتور اور وسائل والے ہیں۔ اتنے بڑے شہر میں ان سے بچ کر رہنا میرے خیال میں ممکن نہیں۔ اس شہر کے علاوہ کسی بھی شہر میں ہم لوگوں تک پہنچنا ذرا مشکل ہوگا، اور پھر میں اب اس شہر سے جہاں میرے اپنوں کے ملنے کی توقع ہے زیادہ دور نہیں رہنا چاہتا۔ تمہارے اپنے؟ نوشین نے حیرت سے راہیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو تمہارا اپنا اس ملک میں کوئی بھی نہیں۔ ہاں، یہ بات میں نے ہی تم سے کہی تھی، راہیل نے پرخیال انداز میں کہا، اور یہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن یہ امکان بھی ہے کہ اندرون سندھ کہیں نہ کہیں میرا اپنا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا اور میں اسے پہچان لوں گا۔ اس کے بدن سے نکلنے والی بو مجھے اس کی طرف متوجہ کر دے گی۔ کیا میرے بدن سے تمہیں اپنائیت کی بو نہیں آتی؟ آتی ہے، تمہاری پور پور سے مجھے اپنائیت کی خوشبو آتی ہے، لیکن تمہارے جسم کے کسی حصے سے وہ بو نہیں آتی جو میری نسل کی شناخت ہے۔ راہیل نے مین خیز انداز میں کہا، میں صدیوں سے اپنی نسل کی ان شاخوں کی تلاش میں ہوں جو میری طرح انسانی روپ میں ہے، اور ان میں سے ایک شاخ تو میرے اپنے جسم کا حصہ ہے، میری روح ہے، میری جان ہے، میری سانسوں کا زیر و بم ہے، اور میرے دل کی دھڑکن ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ نوشین نے الجھے لہجے میں کہا، کیا میں تمہاری جان نہیں، تمہاری روح کا حصہ نہیں؟ میں نے یہ کب کہا؟ تم نے یہی کہا ہے۔ نوشین نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جو تمہاری روح اور جان ہے، کیا وہ پسند کرے گی کہ میں تمہاری؟ نوشین، راہیل نے کار کو دائیں سمت ٹرن دیتے ہوئے کہا، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ میرا انسانی وجود تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ میری انسانی روح تمہاری روح کا حصہ ہے۔ ابھی تو میں انسان ہی ہوں، اور جانے کب تک انسان ہی رہوں گا۔ وہ ناگن، اور وہ بھی تو انسان ہی ہے، جس کی یادیں صدیوں سے تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ نوشین نے یوں کہا جیسے عالم خواب میں بول رہی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بھی ابھی تک انسان ہے یا ناگن بن گئی ہے، نوشین نے راہیل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا مت کہو ایسا۔ ابھی میں اپنا روح بدلنے پر قادر نہیں ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ اس صدی کا وہ کون سا سال، مہینہ، ہفتہ اور دن ہوگا جس دن میں انسان سے۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا راہیل، بالکل مت کہنا، نوشین نے گڑائی ہوئی آواز میں اسے ٹوکا۔ راہیل نے اس کے بعد واقعی اپنے لبوں پر مہر سکوت ثبت کر لی۔ شہر کے حدود سے نکل کر وہ لوگ سپر ہائی وے پر پہنچ گئے، اور راہیل نے کار کی رفتار میں مزید اضافہ کر لیا۔ نوشین کا ذہن کار کی رفتار سے بھی تیز دوڑ رہا تھا۔ راہیل کسی اور کا ہے۔ نوشین کے ذہن کے ہر گوشے سے یہی آواز ابھر رہی تھی۔ راہیل کا ذہن، دل و جان اور روح کسی اور کے قبضے میں ہے، اور میں اس پر اپنا سب کچھ لٹانے پر تلی ہوئی ہوں، لٹا چکی ہوں، اور اب اس کے ساتھ مہوئے سفر ہوں۔ اگر چند قدم چلنے کے بعد کسی موڑ پر وہ ناگن اسے ٹکرا گئی تو راہیل مجھے تنہا چھوڑ دے گا، اور میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرف ہواؤں کے دوش پر ڈولتی رہوں گی، اور پھر ہوا کے ظالم جھونکے میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن میں راہیل کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی تو نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس سے از خود جدا ہو گئی تب بھی تو میرا وجود بکھر جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ ہر شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ راہیل نے بہت دیر بعد زیر لب کہا، ہم سب اپنی اپنی خواہشوں
اور तमाम की तकमील के लिए जिंदा हैं और उसकी तकमील के लिए कुर्बानी देने, मरने और तबाह होने के लिए हिमा वक्त तैयार रहते हैं। जो लोग इस तरह नहीं सोचते, सब कुछ कर गुजरने पर तैयार नहीं होते, वो मफाद परस्त और खुद गर्ज होते हैं। नौशीन राहील की ज़ुबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ को गौर से सुन रही थी। हालांकि राहील उससे मुखातब नहीं था। वो तो जैसे खुद से महू कलाम था। मोहब्बत करने वाले कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। किसी से वफा करना आसान नहीं है। जो मोहब्बत करते हैं वो जान पर खेल कर भी अहद वफा निभाते हैं। जब तक मैं इंसान हूँ तुम्हारा हूँ नौशीन, सिर्फ तुम्हारा। राहील ने नौशीन को पहली बार मुखातब किया, हालांकि वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था और ना ही उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासर था। उसकी आवाज़ भी खोखली सी थी। ये अलग बात है कि मैं इंसान रहना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस कि मैं इंसान रहने पर मजबूर हूँ। अपने जून की तब्दीली मेरे इख्तियार से बाहर है। मैं भी अपना इंसानी रूप छोड़ नहीं सकती, नौशीन ने पुरख्याल अंदाज में कहा। लेकिन तुम साल के जिस महीने, हफ्ते या दिन अपने जून तब्दील करने पर कादर हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर तुम्हारे साथ शामिल हो गई हूँ। वापसी का सफ़र तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं, और जिस कार में हम सफ़र कर रहे हैं उसे हादसा भी तो पेश आ सकता है, राहील ने कहा। और वो चंद लम्हे नौशीन के जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो खामोशी रही तो वो दोबारा बोला, और ये ज़रूरी तो नहीं कि इस हादसे में हम दोनों ही मर जाएं। मुमकिन है कि हम में से एक ज़िंदा रह जाए। उस सूरत में भी वो तन्हा रह जाएगा। फिर इसका मतलब है कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो राहील ने पढ़ लिया है, नौशीन ने सोचा। हाँ, मैं खामोश आवाज़ें सुन लेता हूँ। जो कुछ तुम सोचती हो वो मुझ तक पहुँच जाता है, राहील ने कहा। लेकिन बस कभी कभी, सिर्फ उस वक़्त जब मेरा जहन तुम्हारी तरफ लगा हुआ हो, और अगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ तो तुम्हारे जहन की आवाज़ मेरे जहन तक बिल्कुल नहीं पहुँचती। ऐसा क्यों होता है? और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए इस सिलसिले में कोई सवाल मत करना। क्या ये मुमकिन नहीं राहील कि तुम अपने मादी से दामन छुड़ाकर सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाओ? तुम भी तो अपने मादी से छुटी हुई हो, चिमटी हुई हो, और यह तुम्हारी मजबूरी है। हर फर्द अपने मादी से चिमटा हुआ है। क्या तुम खुद को किसी हैवान की औलाद कह सकती हो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यही है कि ना कि तुम सदियों से इंसान हो और सदियों तक इंसान रहने पर मुज़र हो। तुम्हारे नज़दीक शायद हमारा माजी, हाल और मुस्तकबल एक सा नहीं है। मेरा माजी, मेरा हाल अलग है, और मुस्तकबल मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मुमकिन है मेरा माजी और मुस्तकबल एक ही हो, और यह भी मुमकिन है कि मैं माजी और हाल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाऊं। क्या हम इस मौजू से हटकर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राहील ने लंबी आह भरते हुए कहा। मैं खुद इस मौजू पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, इस बात पर गौर करना चाहता हूँ। लेकिन यूँ भगदड़ और भाग दौड़ में नहीं, बल्कि तन्हाई में इत्मीनान और सुकून से। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, खिलवत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नौशीन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मुमकिन है कि ऐसा हो, राहील ने ब्रेक पर पाँव रखते हुए कहा। क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारा ताक़ब हो रहा हो? बहुत देर बाद ख्याल आया तुम्हें, नौशीन ने अकब नुमा आईने पर नजरें जमाते हुए कहा। ताक़ब का मकान तो नहीं है, ये तुम कैसे कह सकती हो? जिस वक़्त हम शहर से निकले उस वक़्त सड़कें सुनसान पड़ी थी, और ज़ाहिर है कि सुपर हाईवे पर कौन हमारा इंतज़ार में बैठा होगा। मैं ताक़ब के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, राहील ने कहा। और मुझे जिन सरकारी अहलकारों के बीच से उठाया गया है वो मुझसे मुल्क के मफाद में कुछ काम लेना चाहते थे। सरकारी अफसरान के हाथ बदमाशों के हाथों से ज़्यादा लंबे होते हैं। मेरा ख्याल है कि सुपर हाईवे भी उनकी दस्तरस में है। किसी न किसी तरह उन्हें ये इतला भी तो मिल सकती है कि अब हम हाईवे पर महुए सफ़र हैं। तुम्हारी बात दिल को लगती है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ चंद सरकारी अफसरान जानते हैं, सिर्फ वही तुम्हारी सूरत से शिनास हैं। नौशीन ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। अगर कोई आम सा सरकारी अफसर या पुलिस और CIA का कोई बंदा तुम्हें देख भी ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ नादीदा निगाहें हमारे ताक़ब में हैं। राहील का ख्याल दुरुस्त था, क्योंकि जिस कार में वो लोग सफ़र कर रहे थे वो कार उन चंद सरकारी अफसरान की नज़र में थी जो हाईवे से दूर एक सरकारी इमारत के एक कमरे में बैठे हुए थे। जब राहील की कार सुपर हाईवे पर पहुंची तो सरकारी इमारत से कार बाहर निकली
और सुपर हाईवे की तरफ फराटे भरने लगी। उस कार और प्रोफेसर राहील की कार में फासला तो खासा था, लेकिन अगर राहील हाईवे से हटकर अपनी कार का रुख किसी और तरफ कर लेता तो उस कार में बैठे हुए 2 अफराद को इसका इल्म हो जाता और वह खुद भी उसी राह पर चल पड़ते जिस राह पर राहील सफ़र का आगाज़ करता। नादीदा निगाहों की परवाह मत करो, नौशी ने कहा। हैदराबाद पहुंचने के बाद हैदराबाद जाना बेकार है, राहील ने कहा। मैं हैदराबाद जाकर फंसना नहीं चाहता। क्या मतलब? नौशी ने हैरत से पूछा। क्या हम लोग हैदराबाद नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं। तो फिर? हम कोटरी से दाऊद की तरफ निकलेंगे। ये क्यों? इसलिए कि हमारे दुश्मन ये सोच भी नहीं सकेंगे कि हम दाऊ और साहून का रुख भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमारी रिहाइश के सिलसिले में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। टैंकी में पेट्रोल तो फुल है या नहीं? टैंकी फुल है, नौशी ने कहा। हम किसी होटल में ठहर जाएंगे। पता नहीं दाऊ में कोई होटल ऐसा है भी कि नहीं। और फिर हमारे पास रकम? मेरे पास है, नौशी ने राहील की बात काट कर कहा। इतनी रकम है कि हम बगैर किसी वक़्त के 2-3 माह गुजार सकते हैं। बस तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल था कि हम हैदराबाद में चंद दिन गुजारें। वो क्यों? निकाह से पहले हमारा एक साथ रहना कुछ ठीक नहीं है, नौशी ने दबी दबी आवाज़ में कहा। हैदराबाद में हम निकाह कर सकते हैं, अगर काजी मुनासिब नहीं तो किसी कोर्ट। मेरा तो ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं, राहील ने कहा। हम दोस्त हैं और इस वक्त तक दोस्त ही रहेंगे जब तक कि निकाह ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मुझ पर एतमाद है। बहुत जल्द हमारे या मेरे हालात का ऊँट किसी न किसी करवट ज़रूर बैठ जाएगा और उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, नौशी ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। लेकिन जिस समाज और माहौल में हम लोग जिंदा हैं वहाँ मर्द और औरत की दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, और अगर उसे कोई मायने दे दिए जाएं तो वह जिस्मानी ताल्लुक़ के अलावा कुछ और नहीं होते। ये अलग बात है कि हमारे दरमियान अभी तक कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। मैं किसी और की बात तो नहीं करती। खुद मेरी अपनी बहन और दूल्हा भाई भी हमारे रूहानी ताल्लुक़ को नहीं मानते। हमारी मोहब्बत को वो भी जिस्मानी ताल्लुक़ से जोड़ देते हैं। ये तुमने किस अंदाज की बातें शुरू कर दी? मैंने जब तुम्हारे साथ शहर से कहीं और जाने की बात की तो मेरी बहन ने कहा। नौशी ने राहील की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। क्या कहा तुम्हारी बहन ने? ये कि कहीं जाने से कबल मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ, वरना ख़ानदान में बड़ी बदनामी होगी, नौशी ने भागती हुई सड़क की तरफ देखते हुए कहा। करमानी भाई और अब्बा बाजी ने कहा था कि वह पूरे ख़ानदान में यह खबर उड़ा देंगे कि चंद दोस्तों की मौजूदगी में हमारा निकाह हो गया और हम दोनों हनीमून मनाने मरी चले गए। ये झूठ तो बहुत जल्द खुल जाएगा, राहील ने सरगोशी के अंदाज में कहा। नहीं खुलेगा। हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं जो हमारी टो में हो। बस वो हमारे निकाह की खबर पर मुतमिन हो जाएंगे। मसला सिर्फ तुम्हारे ख़ानदान का नहीं, राहील ने रफ्तार कम करते हुए कहा, सरकारी लोगों का भी है। सरकारी अफराद या अफसरान के आगे झूठ बोलना भी जुर्म है। नसार करमानी ने अगर यह झूठ किसी सरकारी अफसर के आगे बोला तो वह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। अगर उन लोगों को मेरी तलाश हुई, उन्हें तुम्हारी तलाश ज़रूर होगी, नौशी ने राहील की बात कता करते हुए कहा। मैं तुम्हारी इस ख्याल से मुतफिक हूँ। इस वक्त तुम्हारी तलाश 4 पार्टियों को होगी, उनमें सरकार भी एक पार्टी है, लेकिन नसार भाई किसी सरकारी अफसर से गलत बयानी नहीं करेंगे। ये बात हमारे दरमियान पहले से तय हो गई थी कि नसार भाई सरकारी अफसरान से यही कहेंगे कि मैं तुमसे मुलाकात के लिए गई थी फिर वापस नहीं आई। क्या करमानी के इस बयान पर सरकारी अफसर यकीन कर लेंगे? मैं नहीं जानती, मैंने तो वो बताया है जो तय पाया, नौशी ने कहा। और एक बात मैं जानती हूँ, वो ये कि हम हैदराबाद जाकर पहले निकाह करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जहन्नम में छलांग लगाकर भी मुसर्रत महसूस करूँगी। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद में हम लोग आसानी से घेर लिए जाएंगे। 4 पार्टियों में से कोई ना कोई पार्टी हम तक पहुँच जाएगी। मुझे सरकारी पार्टी की ज़्यादा फिक्र नहीं। मैं खुद हुकूमत के काम आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि दीगर 3 पार्टियां मुझे हुकूमत के काम आने नहीं देंगी और उनमें से कोई ना कोई पार्टी मुझे हुकूमत के असार से निकाल ले जाने में कामयाब हो जाएगी। और अब मैं ये नहीं चाहता कि इन तीनों में से कोई एक भी मुझ तक पहुँचे। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल सिंध यूनिवर्सिटी का हॉस्टल या उसके अतराफ़ व अकनाफ का कोई मकान हमारे लिए महफूज जाए पनाह हो सकता है, नौशी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा।
यूनिवर्सिटी के कई उस्तादा तुम्हें भी जानते हैं और करमानी भाई की वजह से मुझसे भी वाकिफ हैं। हम उनमें से किसी एक के घर आसानी से ठहर सकते हैं। किस हैसियत से ठहरेंगे? राहील ने सवाल किया। जब चंद लम्हे तक नौशीन ने कोई जवाब नहीं दिया तो खुद बोला, नहीं, हम किसी के घर ठहर सकते हैं और ना हॉस्टल में। ठीक है, तो फिर हैदराबाद के किसी होटल में ठहर जाते हैं। सुबह 10 बजे किसी वकील से मिलकर कोर्ट चलेंगे। मेरे पास अपनी बलूगत का सर्टिफिकेट भी है और शिनाख्ती कार्ड भी। इस काम से फारिग होने के बाद अगर तुम कहोगे तो कुछ दिन होटल में गुजार लेंगे, वरना आज ही रवाना हो जाएंगे। 10 बजने में अभी देर है। मेरा ख्याल है कि सुबह 7 बजे से पहले ही हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। एक अच्छा सा होटल कोर्ट के करीब है और होटल ही से हम किसी न किसी वकील से राब्ता कर लेंगे। नौशीन ने बोल रही थी, लेकिन राहील के चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो खुद किसी गंभीर सोच में गर्क हो। उसने नौशीन की जुबान से अदा होने वाला एक लफ्ज भी नहीं सुना था। अगर वह सुन लेता तो इकरार या इनकार में कुछ कहता जरूर। अरे राहील, ये गाड़ी कच्चे में। घबराओ नहीं, राहील ने नौशीन के झंझोड़ने पर चौंक कर कहा। कार को कच्चे से पक्के सड़क पर लाते हुए बोला, और तुम मुझसे वो काम करने के लिए मत कहो जो मेरी सोच और फैसले के खिलाफ हो। जो कुछ मैंने सोचा है वो उसी पर अमल करूंगा। अगर यही फिक्रा मैं अदा करूं तो फिर यह फैसला हो जाएगा कि तुम्हारी सोच मुझसे कितनी मुख्तलिफ है। राहील ने फुंकार कर कहा। इतनी देर में पहली बार नौशीन ने उसकी आवाज में फुंकार महसूस की थी और इस एहसास के साथ ही उसने झुरझुरी ली। मुझे जिन मामलात में उलझा दिया गया उनका तकाजा यही है कि अब मैं वो कुछ कर गुजरूं जो मैं करना नहीं चाहता। इसके बावजूद मेरा जहन अब 2 मुख्तलिफ धारों में बहने लगा है। जिस धारे का बहाव तेज है वो मेरी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ का धारा है। फिलहाल मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, राहील ने भारी आवाज़ में कहा, और उसे इसका एहसास नहीं था कि उसकी आवाज़ के घेर ने नौशीन पर क्या असर किया है। मेरी समझ में यह बात आ गई है कि अब मैं अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ किस अंदाज में कर सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारी ज़ात का हिस्सा नहीं? नौशीन ने अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। इसका जवाब मैं 2 टोक अंदाज में दे सकता हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में ना आए। तुम जवाब दो, मैं समझने की कोशिश करूँगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक मैं इंसान हूँ तुम मेरी ज़ात ही का हिस्सा हो। राहील ने लंबी आह भरते हुए कहा, और मैं तुम्हारी हिफाजत भी करना चाहता हूँ, और मैं भी ये नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें मुझसे छीन ले। कोई इंसानी पैकर मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो थर पाकर के एक गोठ में तुम्हारी मुंतज़िर है? नौशीन ने मैंने खेद अंदाज में राहील की तरफ देखते हुए कहा, जिसे प्रणाम सिंह। बकवास है, राहील ने नफरत से होंठ सकेटते हुए कहा। अशोक मेहता मकार और झूठा है। उसने फ़कत मेरे ज़हन को उलझाने के लिए उस औरत की कहानी सुनाई जो प्रणाम सिंह की कैद में है, जिसे प्रणाम सिंह अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ लाया है। और उससे कदरे मुख्तलिफ एक कहानी उस लाई ने भी मुझे सुनाई थी, लेकिन उससे पहले तो तुमने ये तासर दिया था कि जैसे उस औरत का वजूद वाकई है। उस वक़्त तक मैंने यांग लाई और अशोक मेहता की गुफ्तगू के ताने बाने मिलाकर गौर नहीं किया था। राहील ने कहा, बहरहाल अब मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसी किसी औरत का वजूद नहीं जो मेरे कबीले की हो और जिसे मेरी तलाश हो और जो दोबारा नागन बनना भूल गई हो। तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है जो सदियों पहले तुम्हारी महबूबा थी? उसका वजूद है और वह मेरी ही तरह जिंदा है। राहील ने सरगोशी की, लेकिन इंसानी रूप में नहीं। अगर वह इंसानी रूप में होती तो हम दोनों एक दूसरे को तलाश कर लेते। हाँ, मुझे उसके वजूद का एहसास होता है और मुझे यकीन है कि उसे भी मेरे वजूद का एहसास होगा और वह मेरी ही तरह सदियों से आलम इंतज़ार में है। जैसे ही मैं नाग बन जाऊंगा उसका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और मेरे इंतज़ार की घड़ियां भी पूरी हो जाएंगी। और मुझे यकीन है कि अब तुम्हारा सांप बन जाना मुमकिन नहीं। नामुमकिन किस चिड़िया का नाम है? राहील ने मुस्तहकम लहजे और फुंकारती हुई आवाज़ में कहा। नौशीन ने ना राहील के लहजे को महसूस किया ना उसके फुंकार को। वो तो इस ख्याल में ही मगन थी कि उसने राहील की बकवास को अंजाम तक पहुंचा दिया। उसे यकीन था कि राहील सांप कभी नहीं बन सकेगा। चौंका वो सांप नहीं बनेगा, इसलिए उसका महबूब ही रहेगा। यही ख्याल उसके मोहब्बत की कामयाबी का ज़ामन था। उससे हटकर वो सोचना भी नहीं चाहती थी। अब उसे बस ये फिक्र थी कि किसी तरह राहील को उन बलाओं से छुटकारा मिल जाए जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। और उसे ये एहसास भी था
कि राहील का साया बन जाने के लिए उसका मिस नौशीन से मिसिज राहील होना ज़रूरी था। कार की रफ्तार क्यों कम कर दी? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद नौशीन ने कहा, वो बाएं तरफ देखो। राहील ने कहा, वो होटल है, हम लोग वहाँ नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में वहाँ क्या मिलेगा? ये ड्राइवरों, मैं जानती हूँ कि ये छपड़ा होटल दिन रात खुले रहते हैं। नौशीन ने कहा, हाँ पराठे बन रहे होंगे और चाय। मैं पराठे खाती नहीं हूँ। बन, डबल रोटी और बिस्कुट भी यहाँ मिल जाएंगे। राहील ने कार को होटल की तरफ टर्न देते हुए कहा, बस थोड़ी देर यहाँ हम सस्ता भी लेंगे। तुम्हारी मर्जी, और वैसे मेरे ख्याल में तो यहाँ रुकना ठीक नहीं। नौशीन ने कहा, अब हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं और नाश्ता तो हम जामे शुरू पर भी कर सकते हैं। हम जामे शुरू से पहले ही कोठरी किस्मत मर जाएंगे। मेरी बात ना मालूम क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हैदराबाद में रुकना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा निकाह हो जाए। राहील ने होटल के आगे खड़े हुए ट्रकों के दरमियान कार को ब्रेक लगाते हुए कहा, और ये बात हम ख़त्म कर चुके, अब उस पर दोबारा। बात कहाँ ख़त्म हुई? तुमने निकाह से इनकार नहीं किया, हैदराबाद जाने से तो इनकार कर दिया। राहील ने कार से उतरते हुए कहा, और तुम कार ही में रहो, मैं नाश्ते के लिए कुछ लाता हूँ। उन्हें नाश्ता करने में तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन इस फैसले तक पहुँचने में कि हैदराबाद के जाकर रुका जाए या नहीं, इस बहस में आधा घंटा लग गया। राहील ना हैदराबाद जाने के लिए तैयार था और ना फिलहाल निकाह करने के मूड में था। पहले वह अपने गिर्द फैले हुए हालात से छुटकारा हासिल करना चाहता था। उनसे छुटकारा हासिल करने के सिलसिले में उसने यही सोच रखा था कि बड़े शहरों से दूर रहा जाए। दादू का वो बार जिक्र तो कर रहा था, लेकिन वो दादू शहर में भी चंद दिन से ज़्यादा रुकने के मूड में नहीं था। उसका ख्याल था कि चंद दिन दादू में ठहर कर दादू के अतराफ व इंकशाफ के बारे में मालूमात हासिल करेगा और फिर किसी मुनासिब सिमत कूच कर जाएगा। उसे यकीन था कि नौशीन उसके पाँव की जंजीर नहीं बनेगी और जहाँ वो चाहेगा उसके साथ ही रहेगी। जहाँ तक नौशीन से निकाह और उसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का मसला था, तो वो उसके लिए फ़िलहाल तैयार नहीं था, और यही बात वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो निकाह पर जोर ना दे। निकाह के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन नौशीन मिस्र थी कि हैदराबाद में रुकें, निकाह हो और फिर आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम यहाँ से वापस जाओ और मेरी वापसी का इंतज़ार करो। तुम्हारी वापसी का? हाँ, मेरी वापसी का, राहील ने कहा, और तुम्हें तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं साथ ही चलूँगी। ठीक है, चलो, लेकिन वही करो जो मैं चाहता हूँ। हम दोनों दूसरों की निगाह में मियाँ बीवी बनकर रह सकते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया तो ये बता देने में कोई भी हर्ज नहीं कि हम मियाँ बीवी हैं। ये अजीब सा नहीं लगेगा? ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ अजीब सा लगता है। राहील ने कार को ट्रकों के दरमियान से निकालकर मेन रोड की सिमत टर्न देते हुए कहा। राहील की बात शायद नौशीन की समझ में आ गई थी, या उसने फैसला कर लिया था कि ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसने कोठरी किस्मत मुड़ने तक राहील से इस मसले पर बात ही नहीं की थी। कोठरी और दादू के दरमियान जो फासला था उसका इल्म नौशीन को नहीं था। उसके बावजूद भी वह समझ रही थी कि रात से कबल ही वो दादू पहुंच जाएंगे। रास्ते में कहीं रुक कर हमें आराम तो करना ही पड़ेगा। तवील खामोशी के बाद नौशीन ने फंसी आवाज़ में कहा, आराम कर लेंगे। राहील ने रोड पर नजरें जमाते हुए कहा। इस मुक्त सिर से जवाब के बाद नौशीन ने कोई बात नहीं की और फिर सफ़र खामोशी से तय होता रहा। आशा बेगम की समाजी और सियासी सरगर्मियां गुज़श्ता कई हफ्तों से मुअत्तल होकर रह गई थी। दारुल अमान पर भी उसकी तवज्जो ना होने के बराबर थी। अगर दारुल अमान उसकी तवज्जो का मरकज़ होता तो उस पर छापा पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह साबिक़ होम सेक्रेटरी की बेगम बल्कीस खानम की दावत पर उनके बंगले पर गई थी। बल्कीस खानम ने भी बहुत दिनों बाद अपने बंगले पर शहर भर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को दावत दी थी। इस पार्टी को उन्होंने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह का नाम दिया था। आशा बेगम ही नहीं, उस पार्टी में वुमेन वर्ल्ड से वाबस्ता कई ख़वातीन शरीक थीं। आशा बेगम ने मौका को गनीमत जानकर उन ख़वातीन से इलेक्शन के मसले पर गुफ्तगू का आगाज़ किया ही था कि दारुल अमान पर छापे की खबर मिली। बल्कीस खानम के मुलाज़म ने तो उसे इतला दी कि उसके मुहाफ़िज़ का फ़ोन है, और फिर उसने जब दारुल अमान पर छापे की खबर दी तो उसने सिर्फ इतना कहकर फ़ोन रख दिया था
کہ شیریں گل کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ شیریں گل دارالامان کی نگراں تھی اور بظاہر یہ دارالامان اس کا تھا۔ دارالامان کی آڑ میں کھیلے جانے والے ہر کھیل کی ذمہ دار شیریں گل ہی تھی۔ عائشہ بیگم کا دارالامان سے تعلق شہر کے دیگر معزز خواتین ہی کی طرح تھا۔ اس دارالامان کو چلانے کے لیے حکومت سے فنڈ مقرر کرانا، اسے وصول کرنا اور شہر کے صاحب حیثیت افراد سے عطیات وصول کرنا، ان کاموں میں چونکہ عائشہ بیگم پیش رہتی تھیں۔ اس لیے ان معزز خواتین نے دارالامان کی مالی امور اور دیگر انتظامی معاملات کا بوجھ عائشہ بیگم کے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ شیریں گل کا براہ راست تعلق عائشہ بیگم سے ہی تھا، لیکن بعض معزز خواتین کبھی کبھی اسے کئی معاملات میں جواب طلب کر لیتی تھیں اور شیریں گل ان خواتین کو ہی وہی جوابات دیتی جو عائشہ بیگم چاہتی تھیں۔